नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों कल से हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 का बैच शुरू कर दिया है। इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और प्रीवियस ईयर में हम लोग आज का जो क्लास है वो जीएस को डेडिकेटेड हो। हम लोग ईयर बाय ईयर क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और जो एडिशनल फैक्ट है उसको भी समझेंगे। इस कड़ी में आज सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का क्लास में सबसे पहले 17 फरवरी 2024 को जो शिफ्ट 1 में क्लास एग्जाम हुआ था जनरल स्टडी का, उसको हम लोग देखेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है जनरल स्टडी का, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी फिलीपींस, डी इंडोनेशिया। पहले आप लोग जवाब दो बच्चों। जब भी मैं क्लास लेता हूँ एक तरीका बता रहा हूँ, आप लोग कागज पे लेके बैठा करो। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ तुरंत आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करो, क्योंकि आंसर तो मैं इसका तुरंत बताने ही वाला हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोग की तैयारी सही दिशा में हो रही है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। आओ कुछ हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है? तो ये मैप पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में ये जो भाग है, ये उत्तर पूर्वी भाग होता है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ये सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में, ये सबसे बड़ा प्रवाल मिट्टी है जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट क्वींसलैंड पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ये एरिया प्रशांत महासागर है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ये आपको दिख रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946? के ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। कागज में बच्चों जवाब देना शुरू कर दो। इसका जवाब क्या है? इसका आंसर होना चाहिए सी, राजेंद्र प्रसाद। हम लोग एक दो फैक्ट को देखते हैं। कुछ मैं बताता हूं कि इस तरह के सवाल में आपसे क्या क्या और पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं दिया गया। अगर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम दिया गया रहता तो जवाब हमारा होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ध्यान दो बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आपको मैंने जवाब दोनों दे दिया है। क्वेश्चन में अगर रहेगा कौन पहले अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों रहेगा, तब आपको जवाब देना होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा, ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों रहेंगे, तो आपको जवाब देना होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ऑप्शन है भभूति, हरिसेन, बौधायन और वानभट्ट। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब होगा बच्चे बी, हरिसेन है। हरिसेन इसका जवाब है। हम लोग कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे कि इलाहाबाद अष्टम लेख भी कहते हैं, इसकी रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन करता है। कुछ और चीज मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। पहला फैक्ट, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो जवाब होगा समुद्रगुप्त। दूसरा फैक्ट, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? इसका भी जवाब होगा समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने विजय बहुत ज्यादा किए थे, इसलिए इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त को किसने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा? तो आपका जवाब होगा वी ए स्मिथ। याद रखो बच्चों, वी ए स्मिथ को ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? ऑप्शन है ए लोनार क्रेटर झील, बी कोल्लुलु झील, सी चिल्का झील और डी पंचभद्रा साल्ट लेक। इसका जवाब बच्चे होगा सी, चिल्का झील इसका जवाब है। यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट बता दूं, चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील आपको दिख रहा है, चिल्का झील आपको ओडिशा में पड़ता है। ये है चिल्का झील।
ये चिल्का झील है जो ओडिशा में है, बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, एक कि चिल्का झील कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, हिंद महासागर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी देख लो, चिल्का झील कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। चिल्का झील, आखिर ये लेगुन होता क्या है, ये भी आपको जानना होगा कि चले ये किसे कहा गया है, लेगुन किसे कहा गया है। लेगुन होता है कि वो एरिया जो कि जिसमें समुद्र का पानी अंदर तक चला गया। ये जैसे आप देखो, ये चिल्का झील है, ये समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी जब अंदर जाके जमा हो जाता है तो वो लेगुन का रूप लिया जाता है, और चिल्का झील एक लेगुन है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन है। दूसरा है विश्व का दूसरा, कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। 1981 में इसे भारत का पहला वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस साइट घोषित किया गया, जिसे रामसर साइट भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि, आपने नाम सुना होगा, भारत में कितने आर्द्र भूमि है, तो जो सबसे पहला आर्द्र भूमि भारत का जिसे घोषित किया गया था वो चिल्का झील ही है। कब किया गया था, 1981 में। दूसरा फैक्ट, ये खारे पानी का दूसरा, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लेगून है। और दूसरा सबसे बड़ा लेगून अगर ये है तो पहला कौन सा है ये भी जानना जरूरी है। पहला लेगून ब्राजील में है। पहला लेगून बच्चों ब्राजील में है, जिसका नाम है लागोआ डोस पोटोस। लागोआ डोस पोटोल, ये एक बार देख लो, लागोआ डोस पोटोल, ये ब्राजील में है, जो कि खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ा लेगून है। भारत का सबसे बड़ा लेगून है चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है, 7, 5, 8 या 6? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से बना होता है। कौन कौन सा रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बच्चों, जो मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड बनाया है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बनाया है, इसको ध्यान से देख लो। इसमें इसको 2-3 बार रिवाइज करना, क्योंकि जो फैक्ट है इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो उसको स्क्रीन पे दिया गया है फैक्ट, इसको अच्छे से पढ़ लो। निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किस चीज से अलग होता है? 4 ऑप्शन है। एक है मकासर जलमर्मूद, 8 डिग्री चैनल, द स्टेट ऑफ मेसिना, द पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये 4 ऑप्शन है, इसका जवाब होगा द पाक स्टेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ध्यान दो, ये जो एरिया है, यहाँ पे देखो, ये भारत, ये देखो ये भारत है, यहाँ पे भारत है इस एरिया में, ये श्रीलंका में। ये जो एरिया देखो राम से, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, किसके द्वारा अलग होता है, ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो पाक स्ट्रीट और गल्फ ऑफ मन्नार, इसके द्वारा इन दोनों को जोड़ा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना होगा कि ये पाक स्ट्रीट जो है बहुत बार इसको पाकिस्तान से रिलेटेड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक स्ट्रीट का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गवर्नर ऑफ मद्रास के जो गवर्नर थे जिनका नाम था रॉबर्ट पार्क, मद्रास के गवर्नर थे, उनके नाम पे इसका नाम पाक स्ट्रीट। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, उड़ीसा और असम। इसमें आपका जवाब बिहार होगा। बहुत ही फेमस मेला है और मुझे लगता है ये आप में से लगभग हर बच्चे जानते होंगे। सोनपुर मेला के बारे में एक दो फैक्ट बता दूं, ये बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पे आयोजित होती है। जहाँ जहाँ आपका नामी सोनपुर मेला है, सोनपुर एक जगह है, उस जगह पे ये मेला होता है, इसलिए इसको सोनपुर मेला भी कहा जाता है, मेला कहा जाता है। सोनपुर मेला का दूसरा नाम है हरियर क्षेत्र मेला। जी हाँ, इसको हरियर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। ये मेला नवंबर दिसंबर के मध्य में होता है, लगभग 1 महीने तक ये मेला होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे मेला का आयोजन किया जाता है। बच्चों, मैं बार बार कहूंगा, जितने भी फैक्ट मेरा है, फैक्ट को आप लोग 2-3 बार देख लो। फैक्ट देखने से एक तरह, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छिपे रहते हैं, सबका जवाब आपको पता चल जाएगा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है।
कुछ और चीज़ बता दूँ, अंगूर का खेती सिंपल क्वेश्चन है कि अंगूर का खेती होता है जिसे विटीकल्चर कहते हैं। उसके अलावा आपसे पूछा गया था सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो बागवानी से संबंधित। बेलाडीला की पहाड़ियां बेल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब बेल की कुबर को छोड़ दो, बस क्वेश्चन आपसे आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेलाडीला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या तमिलनाडु? इसका जवाब होगा छत्तीसगढ़। एक हम लोग मैप पे भी देख लेते हैं, ये है छत्तीसगढ़, देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ है, ये पूरा एरिया छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये जो उसके नीचे का एरिया जिसको दंतेवाड़ा कहते हैं, दंतेवाड़ा बहुत फेमस है, खासकर खराब चीजों को लेके फेमस है। यहाँ पे माओवादी घटना बहुत ज्यादा होती है। अब तो सरकार ने काफी कंट्रोल इस पे कर लिया है, लेकिन पहले के समय में यहाँ पे माओवादी घटना काफी ज्यादा होती थी। दंतेवाड़ा में बेराडेरा की पहाड़ी है। बेराडेरा पहाड़ी में एक दो फैक्ट जान लो कि यहाँ पे लो अर्थ बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक दो फैक्ट है जो आप लोग स्लाइड से देख लेना। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? उप महारजिस्ट्रार, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। इसका जवाब होगा डी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन इंडिया। जी हाँ, इनके द्वारा जनगणना किया जाता है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1881 में किया गया था। कुमार संभव निम्नलिखित में किस लेखक की साहित्यिक रचना? महाकवि कालिदास, कल्हण, महादेवी या भारवी? कुमार संभव जो है कालिदास का बहुत ही फेमस रचना है, इसलिए इसका जवाब होगा ए, महाकवि कालिदास। इससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता दूं, कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसमें भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है। विश्व पुस्तक दिवस, विश्व विश्व पुस्तक दिवस विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 जून या 5 जून? इसका जवाब होगा बी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है। दो तीन चीज है इससे रिलेटेड वो भी बता दूं। 7 अप्रैल को जो एक ऑप्शन दिया गया है, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 5 जून आप लोग सब फेमस, आप लोग को पता है 5 जून मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 25 जून 25 जून को अभी की सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया था। तो ये क्वेश्चन राजनीतिक से प्रेरित है, पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा 25 जून किस लिए मनाया जाता है, लेकिन 5 जून जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल आपको को अभी मैंने बताया कि विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई, जिसे 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 कुल्ह कहा जाता था? तो ये विकसित हुआ था हिमाचल प्रदेश में। कुछ बात इससे रिलेटेड जान लो। हिमाचल प्रदेश मैप पे आपको दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल प्रणाली विकसित हुआ था। ये एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। इसमें झरनों के पानी को मानव निर्मित नहरों द्वारा गांवों तक लाया जाता है। एक चीज और बता दूं कि ये इस प्रणाली में गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जब पानी बर्फ पिघलती है तो धीरे धीरे नीचे आना शुरू करती है और सिंचाई के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीकरण या अनियोजित विकास? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, शहरीकरण। आसान क्वेश्चन है कि शहरीकरण का मतलब ये होता है कि शहर का बढ़ावा, शहर में जनसंख्या का ज्यादा होना, ग्रामीण क्षेत्र जब तुरंत शहर की तरफ होता है तो उसे हम लोग कहते हैं शहरीकरण। एक फैक्ट बता दूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि शहरीकरण किस तरह से बढ़ रहा है। 2001 2001 में जहां शहरीकरण कुल 27.8% था, वहीं 2011 में बढ़ के 31.2% हो गया। ध्यान दो, 31.2% हो गया।
31 में वो 2% हो गया 2011 में। अब 2001 में 27 2021 का चूँकि सेंसेक्स नया नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि अभी तक शहरीकरण का क्या रेशियो है, लेकिन मान के चलो कि 31.2% से ज़्यादा हो गया होगा। तो शहरीकरण धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है, ग्रामीण एरिया से शहरी एरिया में बढ़ते जा रहा है। इसके पीछे बहुत कारण है, कोई रोज़गार के लिए आता है, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई दूसरे कामों के लिए आता है, लेकिन शहरीकरण बढ़ते जा रहा है आज के इस समय में। नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? नालको कहाँ पे है? भुवनेश्वर, नुनमती, रायपुर या डिगबोई? तो इसका जवाब है बच्चों भुवनेश्वर उड़ीसा में नालको है। नालको उड़ीसा में है और इसकी स्थापना 1981 में किया गया। एक चीज ध्यान रखें, उसकी स्थापना नालको की स्थापना 1981 में किया गया था। ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? और इसमें ऑप्शन है ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस या जिनेवा। इसका जवाब होगा डी, जिनेवा होगा। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बच्चों, आज की क्लास में मैं जीएस का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि जब मैं डिटेल में जीएस पढ़ना शुरू करूंगा तो किस किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड किस तरह का है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं है, ये आईएएस पीसीएस लेवल का नहीं है, लेकिन अलग अलग एरिया से पूछा गया है। मैं कल जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया था उसमें आप देखोगे मैंने बताया था कि जीएस के किस एरिया को टारगेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, डे को टारगेट करना है, पुस्तकें को टारगेट करना है। जो बच्चे कल का क्लास मिस किए हैं प्लीज जाके उसे देखें, उससे आपकी समझ और विकसित होगी। अगला प्रश्न है, सुलह ताल स्थित अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पंछी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुलह ताल, ये बलिया जिले में स्थित है। यह ताल जिसे अब जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। यह गंगा और सरयू नदियों के दोआब क्षेत्र में एक गोकुल झील है। ये है, मैप पे भी देख लो, मैप को में आपको दिखाई देगा कि बलिया जिला कहाँ है। बलिया जिला आपको, ये है बलिया जिला। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। यहाँ गंगा और सरयू नदी के दोआब पे ये स्थित है। एक दो फैक्ट क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया था कि ये देख लो, गोंडा, बलिया, संत कबीरनगर, एटा, ये सारा कुछ दिया गया है ऑप्शन में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दूं। एटा, एटा में पटना बर्ड सेंचुरी है। देख लो, एटा में पटना बर्ड सेंचुरी है। संत कबीर नगर में बखीरा सेंचुरी है जिसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। और गोंडा में पार्वती मुर्गा बर्ड सेंचुरी है। ये तीनों फैक्ट है, तीनों फैक्ट देख लो। आज सूरताल पूछा गया, हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे पूछा जाए पटना बर्ड सेंचुरी यूपी के किस जिले में, तो आपका जवाब होना चाहिए एटा। बखीरा सेंचुरी किस जिले में है, तो आपका जवाब होना चाहिए संत कबीर नगर। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो जवाब होगा बखीरा सेंचुरी। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। ये मुझे लगता है कि आजकल का नौजवान बच्चा बच्चियां ये क्वेश्चन अच्छे से समझता होगा, इसका आंसर सबको पता होगा कि जो प्रोफेशनल आदमी रहते हैं वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं। स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये आप लोग यूज करते हैं। खासकर आज के समय में मुझे लगता है इंस्टाग्राम में तो आप लोगों में से 99% बच्चा होगा इंस्टाग्राम में, ये फेसबुक पे। लिंक्डइन में आप लोग में से कम बच्चे होंगे। लिंक्डइन मेनली जॉब के लिए बनाया जाता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बनाया जाता है। सेम यही चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में एक बार फिर से आप देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई, कालीन बुनाई, चमकीली मिट्टी के बर्तन या चिकनकारी? देखो, भदोही जो है बच्चे कालीन बुनाई के लिए फेमस है। इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है भदोही। कालीन की बुनाई के लिए भदोही फेमस है और इसे भारत का कालीन शहर भी कहा जाता है। भदोई को भारत का कालीन शहर कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया में हाथ से बने हुए कालीन का सबसे बड़ा केंद्र है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। जीआई टैग कहा जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो भी महत्वपूर्ण चीज होता है उसे भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। तो भदोई में कालीन उद्योग को जीआई टैग मिला गया है। कुछ एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था कि साड़ी बुनाई के लिए फेमस है
वाराणसी जिसे बनारस भी कहा जाता है। उसी तरह चिकनकारी, चिकनकारी के लिए लखनऊ फ़ेमस है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि यहाँ चिकनकारी का काम होता है। चिकनकारी कहते किसे ये मैं बता दूँ, चिकनकारी कपड़ों के ऊपर सजाने का एक तरीका है, कसाई करने का तरीका है, कसाई किया जाता है, कसीदाकारी किया जाता है, कसाई सॉरी कसीदाकारी किया जाता है कपड़ों के ऊपर, उसे कहा जाता है चिकनकारी। ये लखनऊ में फ़ेमस है। और चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा बुलंदशहर में वो फेमस है। कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? जो ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री कौन सा है? हर राज्य का बच्चों राजकीय पशु होता है, राजकीय फूल होता है, राजकीय वृक्ष होता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है बांज, अशोक, बांस या बरगद। आपका जवाब होगा बी अशोक। जी हाँ, अशोक को राजकीय वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। आप लोग इसके साथ-साथ 1-2 फैक्ट और समझ लो जो कि इस साल एग्ज़ाम में आ सकता है। वो है कि पशु राजकीय पशु कौन-सा है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पंछी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय वृक्ष तो पूछा गया है जो अशोक है। इसके अलावा 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजकीय पुष्प यूपी का क्या है? तो वो होगा पलाश, राजकीय पंछी क्या है यूपी का? तो वो होगा सारस और राजकीय पशु क्या है यूपी का? तो वो होगा बारहसिंगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? हुलका बॉल, चरकुला, कजरी और रसिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से आपका जवाब होगा ए हुलका बॉल। अगर देखा जाए हुलका बॉल उत्तर प्रदेश में मेनली नहीं, ये मेनली उत्तराखंड में किया जाता है। क्या होगा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। 2000 में विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तराखंड एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। हुल्का बॉल मेनली उत्तराखंड का नृत्य है और ये उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में किया जाता है। इसके साथ-साथ हम दूसरे फैक्ट को देख लें। चरकुरा ब्रिज क्षेत्र में किया जाता है। चरकुरा नृत्य जो है ब्रिज क्षेत्र में किया जाता है। कजरी मिर्जापुर, वाराणसी में फेमस है और रसिया जो है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो एक क्वेश्चन के साथ-साथ कई सारे फैक्ट मैंने आपको बताए जो एग्जाम में आपको इस ये पूछा जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? मैडम भिकाजी कामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट और रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका जवाब होगा एनी बेसेंट, सी एनी बेसेंट होगा इसका जवाब। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है 1916 में हुआ है। मदन मोहन मालवीय ने किया, एनी बेसेंट और सुंदरलाल के सहयोग से किया है। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में बीएचयू का केंद्र बन गया। और एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया है बच्चों ये बता दूं, उन्होंने किया है एनी बेसेंट ने 1898 में किया है। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था जो कि बाद में परिवर्तित होकर बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाने लगा। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने उसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में बनाया था। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आसान है। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मस्थली है। ये क्वेश्चन आप लोग को में से लगभग सारे बच्चे को पता होगा। एक तो आप यूपी के हैं और मथुरा वैसे ही फेमस है भगवान कृष्ण के जन्मस्थली के रूप में। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। हाँ, हम लोग देख लेते हैं आंसर सिकंदरा में है। इसका निर्माण अकबर ने शुरू करवाया और उसके बेटे जहांगीर ने 1613 में पूरा किया। देखो बच्चे अकबर जो है 1600 ईस्वी में ही इसका निर्माण कार्य अपने मकबरे का निर्माण कार्य अकबर स्वयं शुरू किया 1600 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि अकबर का मृत्यु 1605 में हो जाता है। उसके बाद इसके काम को 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद इसके काम को जहांगीर आगे करते और 1613 में अकबर का मकबरा बनके तैयार होता है। ये सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा से सटा हुआ एक जगह सिकंदरा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? डिमोनेटाइजेशन इज आल्सो नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम? कैशलेस, नई मुद्रा, नोटबंदी या कोई मुद्रा नहीं। इसका जवाब होगा, बताओ क्या होगा? इसका जवाब है सी नोटबंदी। जी हाँ, नोटबंदी। नोटबंदी या विमुद्रीकरण
2016 से पहले सारे आदमी नहीं जानते थे, लेकिन 2016 के बाद लगभग भारत के सारे बच्चे और बड़े सब जान गए विमुद्रीकरण क्या होता है। देखिए 8 नवंबर 2016 को घोषणा किया गया था कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया जाए। इसे ही कहा जाता है विमुद्रीकरण। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक छुट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कृषि भूमि, धृति जिसे होल्डिंग भी कहते हैं, समेकित कंसोलिडेटेड या बाग भूमि, ग्लोबल। इसका जवाब है होल्डिंग। बी धृति, हिंदी में धृति, इंग्लिश में होल्डिंग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 4 सब क्लॉज 14 के अनुसार होल्डिंग का अर्थ एक तय वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि का एक खंड है। यह मूल रूप से एक काश्तकार द्वारा धारित भूमि की एक इकाई है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए क्या है? इसका ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। ये सीआईएसएफ की तर्ज पे 2020 में घटित हुआ है। 2020 में सीआईएसएफ की तर्ज पे यूपीएसएसएफ का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज। इसका काम है प्रशासनिक कार्यालयों, पूजा स्थल, मेट्रो, रेल और हवाई अड्डे जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। जैसे सीआईएफ केंद्र लेवल पर सुरक्षा प्रदान करता है इंपॉर्टेंट प्लेसेज। यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। यूपी एसएसएफ जो है राज्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है, पूजा स्थल हो, मेट्रो हो, कोई प्रशासनिक कार्यालय है, सब में सुरक्षा मुहैया कराती है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये आसान है, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक पहल है। इसमें ध्यान दो ये किस लिए शुरू किया गया था? निवेश मित्र उत्तर प्रदेश सरकार की एक उद्यमी अनुकूल पहल है। यह एक सिंगल विंडो सिस्टम है जो कि उद्यमियों को विभिन्न स्वीकृति और एनओसी ऑनलाइन करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि क्या किसी भी बिजनेस करने में कितना आसानी होता है। कोई भी नया बिजनेस सेटअप किया जाता है तो कितनी आसानी से वो सेटअप हो जाता है, उसे कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो पहल है निवेश मित्र, इसका मेन उद्देश्य है किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करना, जिससे कि मूर्त रूप में बहुत जल्दी आ जाए। कौन सवाल जीएसटी के लिए सही नहीं है? और ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास है। एक है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। बी जीएसटी वस्तु और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। सी जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है। तो डी है जीसीएसटी एक व्यापक उगाही और वसूली है। इसका जवाब बच्चों, इसका जवाब होगा, इसका जवाब बी है। बी जवाब है। इसका मतलब है कि ये गलत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है, तो बाकी तीन ए सी और डी सही है, बी गलत है। वस्तु और सेवा पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी का आदर्श वाक्य है एक राष्ट्र एक कर, वन नेशन वन टैक्स है। इसमें कई अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद हो गया, वेट हो गया, को समाहित किया गया जीएसटी। इसलिए ये कहना गलत है कि कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। यह वास्तव में एक एकीकृत कर है। जीएसटी एक एकीकृत कर है, इसीलिए बी गलत है। वस्तु और सेवा पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्वक कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजरनेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि करने का प्रयास क्या कहलाता है? आज के समय में ये बच्चे बहुत पॉपुलर हो चुका है ये काम, जिसको फ्रॉड कहा जाता है, स्कैम कहा जाता है, इसे फिशिंग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मेनली आप देखते होंगे कि ईमेल पे कोई मेल आता है और उसमें कोई लिंक दिया जाता है। आपको जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, बहुत बार ये देखा गया कि लिंक को क्लिक करते ही आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है। इसमें हमलावर एक विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक या सेवा प्रदाता होने का नाटक करता है ताकि पीड़ित को पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे गोपनीय जानकारी देने के लिए बलगलाया जाए। मतलब आजकल गवर्नमेंट का हमेशा कैंपेन होता है, गवर्नमेंट हमेशा प्रचार करती है कि कोई भी ओटीपी आए तो ओटीपी शेयर मत कीजिए किसी अनजाने को। तो देखते हैं कि बहुत बार आपके अगल-बगल या कहीं सुने होंगे कि
ओटीपी के माध्यम से किसी के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ले लिया गया है। इन सारे फ्रॉड स्कैम को फिशिंग नाम दिया गया है। टका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? ये आसान क्वेश्चन है। टका किस देश की मुद्रा है? इसका ऑप्शन होगा ए, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है टका। 1972 में पाकिस्तान रुपये की जगह इसे लागू किया गया था। आपको पता होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब बांग्लादेश अलग हुआ उसके बाद 1972 में पाकिस्तान रुपये की जगह टका को लागू किया गया। 3 देश इसके अलावा और हैं, एक है सर्बिया, थाईलैंड और तुर्की। उसके मुद्रा को हम लोग जानते हैं। सर्बिया की मुद्रा का नाम है सर्बियन दिनार। उसी तरह थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बाहत बाहत और तुर्की की मुद्रा का नाम है लीरा। ये चारों, इसे भी आप ध्यान रखो। हो सकता है कि इस साल आपको तुर्की, सर्बिया या थाईलैंड में से मुद्रा पूछा ले, तो आपको चारों जानना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। इसका जवाब होगा सी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह स्वदेशी मवेशियों, भैंसों भैंसों के नस्ल को पालने वाले किसानों और डेयरी और डेयरी सहकारी समितियों को सम्मानित करता है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार डेयरी क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ बाकी जो पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कच्छ गुजरात में जो 4 बंदरगाह का नाम दिया है, पारादीप, मार्मुगाओ, कांडला, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसमें से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? ये आसान क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह हो जाएगा। कांडला बंदरगाह जिसे कि अब अ, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये कच्छ गुजरात में स्थित है। बाकी बंदरगाह को भी देख लेते हैं। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। मार्मुगोआ ये गोवा में है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है। ये 4 बंदरगाह अलग-अलग जगह पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह के बारे में 1-2 फैक्ट और जान लें। यह एक टाइडल पोर्ट है और इसे व्यापार मुख्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? बच्चों, ये क्वेश्चन इस साल के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि 2024 में जब एग्जाम हुआ तो उस साल का करंट करंट का ही क्वेश्चन था, तो अब तो ये आएगा नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीएस की, इसलिए इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना जरूरी है। इसका जवाब होगा सी, आनंद। इसमें एक दो बात को ध्यान से देख लो कि आनंद कहीं पिछले बार जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारे बच्चे सी और डी, ऑप्शन सी और बी में कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, बी और सी में कंफ्यूज हो गए थे। कारण क्या था कि मुख्यालय तो आनंद में इसका है, आनंद में आधारशिला रखा गया था, लेकिन इसका उद्घाटन गांधीनगर से किया गया था। गांधीनगर में रिमोट के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसलिए इस सवाल के जवाब में बहुत सारे बच्चे उस समय भी गलत कर दिए, तो उन्होंने गांधीनगर दे दिया था, लेकिन इसका जवाब होगा आनंद, क्योंकि आनंद में मुख्यालय का आधारशिला रखा गया था। गांधीनगर से रिमोट के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। आनंद को भारत की दुग्ध राजधानी भी कहा जाता है। कुछ फैक्ट है बच्चों, आप लोग फैक्ट को भी देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक? ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? आसान क्वेश्चन है। बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद। ये 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब है सी। सी, खान खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, उसने खुदाई खिदमतगार का आंदोलन का स्थापना किए थे। इसे रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। इसके बारे में 1-2 फैक्ट हम लोग समझ लें खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। इन्हें हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं और ये पहले विदेशी थे जिनको कि भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1987 में इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया और ये पहले विदेशी थे। इसलिए इस बात को ध्यान दो, पहले विदेशी जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया?
ये भी बच्चों, ये भी क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, इस साल इससे कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि ये उस साल का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन जवाब जान लो, ये होंगे, इसका ऑप्शन होगा बी नरेंद्र मोदी। कुछ फैक्ट है, ये आप लोग देख लेना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? भारत और इटली के बीच हुआ है, इसलिए इसका जवाब होगा ए। लोग इस फैक्ट को समझ लो, कुछ-कुछ फैक्ट लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2024 में ये करंट का क्वेश्चन था। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट टेक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा है? ये भी रिलेवेंट नहीं है इस साल के लिए, लेकिन इसका जवाब होगा सी, कोलंबो में पहुंचा है। कुछ फैक्ट है जिसको आगे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। तो बच्चे, ये हमारा आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। इसका आप लोग बहुत अच्छे से आनंद लिए होंगे। बच्चे, इस क्लास के माध्यम से मैंने सिर्फ जीएस का जो पहला शिफ्ट में 17 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, बस जीएस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है। उससे रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप 2, 3, 4, 5 बार देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन रिपीट भी होता है, प्लस हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा। अगला वीडियो लेके फिर मैं आपके सामने कल आने वाला हूँ। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।